last class we studied second tensions. So आज फाइनली उस लेक्चर का हम एंड करेंगे, ठीक है, और एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। कोरोना जो हमारा नेक्स्ट पावर लॉस होता है कोरोना, उसको हम आज स्टडी करेंगे। सो कुछ फॉर्मूलेज हैं जो हमको एक बार देखने हैं, क्योंकि इसके आज न्यूमेरिकल्स को हम अटेम्प्ट करेंगे, किस तरह से न्यूमेरिकल्स आते हैं और उनको हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमने लास्ट क्लास में आइस कोटिंग का इफेक्ट ऑफ आइस कोटिंग एंड इफेक्ट ऑफ विंड प्रेशर हमने स्टडी किया। सो आइस कोटिंग एंड विंड प्रेशर से जो हमने रिजल्टेंट एक फोर्स या रिजल्टेंट सैक की जो वैल्यू हमने निकाली थी, वो क्या आ रहा था हमारे पास, वर्टिकल सैक इक्वल्स टू WL² अपॉन 80। दिस इज आवर जनरलाइज फॉर्मूला। ओके, सो एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से था, रिजल्टेंट वेट या वॉल्यूम वेट ऑफ दी रिजल्टेंट वेट जो निकल के आएगा, वेट ऑफ दी विंड एंड वेट ऑफ दी आइस कोटिंग, ठीक है। इन दोनों को मर्ज करेंगे, कंबाइन करेंगे, तो हमारे पास ये रिजल्टेंट एक्सप्रेशन निकल के आता है, ठीक है। तो फाइनल एक्सप्रेशन जो था स्टैक का कि कैसे हम वेट को कंबाइन करेंगे, तो वेट कंबाइन करेंगे विंड प्रेशर का प्लस आइस कोटिंग का, वो इफेक्ट कैसा होता है। सो ये चीज़ हमने लास्ट क्लास में देख चुकी है। एक चीज़ हमने उसमें मिस कर दिए थे कि जब भी रिजल्टेंट वेट आपका निकल के आएगा, जब हमने दोनों इफेक्ट को कंबाइन किया है, ठीक है, यानी कि हमारा जो आइस कोटिंग है, आइस कोटिंग का जो वेट है प्लस जो हमारा वेट ऑफ दी विंड का जो वेट है, विंड प्रेशर, इसको हम विंड ऑफ वेट नहीं बोलेंगे, यहाँ पे W में एक सफिक्स में W है, दैट डजंट मीन कि ये वेट है। यहाँ पर जो इसका टर्मिनोलॉजी है, इसको हम डिनोट करते हैं, वो होता है इसका विंड फोर्स, ठीक है। इसको हम कभी भी वेट ऑफ विंड, क्योंकि विंड का तो कोई वेट होगा ही नहीं, ठीक है, तो विंड का फोर्स या फोर्स ऑफ विंड इसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या है आपका फोर्स ऑफ विंड या विंड फोर्स, और ये था आपका वेट ऑफ आइस कोटिंग, ठीक है, जिसमें कि मैंने इसमें कंडक्टर का जो वेट था वो इंक्लूड किया था, और प्लस आइस कोटिंग का जो वेट है वो हमने इसके अंदर इफेक्ट, दोनों के इफेक्ट हमने देखे थे जब हमने आइस कोटिंग का इफेक्ट पढ़ा। तो उससे क्या होता है कि जब हमने देखा कि रिजल्टेंट जो वेट है, यानी कि कंबाइन करने पे दोनों आइस कोटिंग और विंड का जो दोनों का जो इफेक्ट है उसको मर्ज करने से आपके पास जो रिजल्टेंट वेट आता है वो आपका थीटा एंगल से कुछ ना कुछ शिफ्ट होता है। दैट मीन्स थीटा एंगल जो होता है वो आपका सेक भी शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। वेट जब आपका शिफ्ट हो रहा है तो दैट मीन्स जो सेक आपका वर्टिकल यानी डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा था, अब वो क्या हो जाएगा, थीटा एंगल से शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। बाय सम एंगल, थीटा का एंगल कुछ भी हो सकता है, 30, 40, कोई भी नंबर हो सकता है, बट इसका कंक्लूजन ये निकलता है कि जो हमने इफेक्ट कंबाइन किए थे, ठीक है, जो हमने दोनों के वेट्स को कंबाइन करके जो रिजल्टेंट इफेक्ट था, उससे हमारा सेक पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है कि जो वो सेक होता है वर्टिकल डायरेक्शन में डाउनवर्ड चलता है, डाउनवर्ड अप्लाई होता है, अब वो क्या हो जाएगा, उसकी डायरेक्शन में चेंज हो जाता है। सो अगर हम सिंपल सा ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला लगाएंगे तो वर्टिकल सेक की वैल्यू क्या निकल के आती है इसमें, जो भी हमारे पास जनरलाइज फॉर्मूला था, जनरलाइज फॉर्मूला मैंने आपको बताया था WL²/2T आता है, ठीक है, 2 × T। लेकिन हमने सपोज किया था जो हमारे पास स्पान लेंथ है उसकी वैल्यू क्या होती है, कैपिटल L होता है, और उसके अंदर हम L/2 वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास फाइनल फॉर्मूला जो निकल के आता है वो क्या था हमारे पास। ये फॉर्मूला किसके लिए होता है, जब दोनों सपोज जो है वो इक्वल लेवल पे हो, ठीक है, दोनों रेगुलर सरफेस पे इरेक्ट हो, उस केस में हमारे पास ये फॉर्मूला निकल के आता है। तो हम क्या करेंगे, वर्टिकल सेक की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम सिंपली क्या करेंगे, इसमें कोस थीटा से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, जो भी हमारा सेक का एक्सप्रेशन था, ठीक है, तो उसको हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे कोस थीटा से। ओके, नेक्स्ट कुछ और फॉर्मूले थे जो हम लास्ट क्लास में देखा है। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि वॉल्यूम ऑफ आइस कोटिंग का फॉर्मूला क्या था, पर मीटर लेंथ ऑफ कंडक्टर के लिए, वो था हमारे पास जो हमने जैसे मैंने कंडक्टर का डायग्राम बनाया था उसमें ये हमारे पास कैपिटल B जो था डायमीटर ऑफ द कंडक्टर था। आइस कोटिंग का जो मेरे पास रेडियस था वो था स्मॉल r, ठीक है। दोनों साइड का अगर हम मर्ज करेंगे, दोनों साइड को हम इंक्लूड करेंगे, तो हमारे पास जो वॉल्यूम ऑफ आइस कोटिंग निकल के आता था वो कितना था, πr ब्रैकेट्स में d प्लस r मीटर क्यूब वॉल्यूम। ओके, नेक्स्ट क्या होता है, वेट, अगर हमें वेट निकालना है तो वेट का फॉर्मूला क्या होता है, वेट ऑफ आइस कोटिंग पर मीटर लेंथ निकालना होता है, फॉर्मूला होता है डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय द वॉल्यूम।
तो डेंसिटी देखो कुछ बुक्स में आपको 920 लिखना मिलेगा, किसी में कोई और डिजिट मिलेगी, लेकिन हम एक स्टैंडर्ड वैल्यू हिसाब से चलते हैं। 920 इज द डेंसिटी ऑफ द आइस। आइस का डेंसिटी कितना होता है 920 केजी, केजी में इसकी यूनिट होती है केजी पर मीटर क्यूब। ओके, केजी पर मीटर क्यूब में इसकी यूनिट होती है। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे इसको वॉल्यूम से। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या था, पाई आर डी प्लस आर। ओके, जो हमारे पास फाइनल वेट ऑफ द आइस कोटिंग निकल के आता था वो था केजी पर मीटर क्यूब, पर मीटर क्यूब में होगा। ठीक है, पर मीटर केजी पर मीटर क्यूब। तो मल्टीप्लाई करने पे क्या एक्सप्रेशन मिल जाता है, 2890.3 आर डी प्लस आर। ठीक है, ये फॉर्मूले मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जो भी हम न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करेंगे उसमें हमें फाइनली यही वैल्यू पूछता है कि वेट ऑफ द आइस कोटिंग कितना होगा। वेट ऑफ द आइस कोटिंग के बाद वेट ऑफ द विंड क्या होता है, या विंड का जब हम वेट कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि अभी तक हमने विंड फोर्स के बारे में जाना है, विंड फोर्स क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मूला जो होता है वो है विंड, नेक्स्ट फॉर्मूला जो है वो है इसके अंदर विंड फोर्स का फॉर्मूला। ठीक है, यानी कि डब्ल्यू डब्ल्यू का वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। हमने सिर्फ अभी तक इफेक्ट्स को समझा था कि किस तरह से कौन सा इफेक्ट किस डायरेक्शन में लगता है। जैसे कि मैंने आइस कोटिंग का इफेक्ट बताया था तो वो हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, और विंड प्रेशर या फिर विंड का जो इफेक्ट होता है वो हमेशा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगता है, या फिर बोले कि उसकी डायरेक्शन राइट या लेफ्ट में होती है, कभी भी अप या डाउन में वो डायरेक्शन नहीं होती है। ठीक है, सो विंड फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, विंड प्रेशर मल्टीप्लाई बाय द प्रोजेक्टेड एरिया। यानी कि जिस एरिया में जिस पर्टिकुलर जिस कंडक्टर के एरिया में हमें विंड का फोर्स कैलकुलेट करना होता है उससे हम मल्टीप्लाई करें अगर आपके इसको विंड प्रेशर को, यानी जिस प्रेशर के साथ विंड फ्लो हो रहा है। क्योंकि देखो ये जो आपके पास विंड फोर्स है ये हम किसके लिए फाइंड आउट कर रहे हैं, ऑब्वियसली कंडक्टर के लिए कर रहे होंगे, तो बाद में हम कंडक्टर के लिए करेंगे। तो विंड फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, इसके अंदर विंड प्रेशर पर मीटर स्क्वायर लेंथ में जो है विंड प्रेशर पर मीटर स्क्वायर ऑफ प्रोजेक्टेड एरिया मल्टीप्लाइड बाय प्रोजेक्टेड एरिया पर मीटर लेंथ। तो विंड प्रेशर को मैं डिनोट करूंगी स्मॉल पी या कैपिटल पी। ठीक है, यहाँ पे मैंने कैपिटल पी यूज किया है। प्रोजेक्टेड एरिया कितना था मेरे पास पर मीटर लेंथ का, तो वो कितना होता है d प्लस 2r। ठीक है, ये मेरा क्या था प्रोजेक्टेड एरिया था, d जो था वो कंडक्टर का डायमीटर था, और r जो था ये हमारे पास उसकी आइस कोटिंग। ठीक है, तो इस तरह से विंड फोर्स अप्लाइड होगा तो हमारे पास फॉर्मूला क्या निकल जाता है, P मल्टीप्लाइड बाय d प्लस 2r। सो ये और हमने एक वर्किंग टेंशन का फॉर्मूला देखा था, अल्टीमेट स्ट्रेस अपॉन दी, जो फॉर्मूला हमने लास्ट क्लास में देखा था वो क्या था, वर्किंग टेंशन का जो फॉर्मूला था वो हमारे पास अल्टीमेट स्ट्रेस अपॉन सेफ्टी फैक्टर। ओके, तो ये फॉर्मूला हमने देखा था। तो बेसिकली इन 4-5 फॉर्मूलेस का यूज करके हमें हमारे क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करना है। एक न्यूमेरिकल लेके चलते हैं। ठीक है, उस न्यूमेरिकल में मैं सिर्फ ये बता दूंगी कि हमें फाइनली किस तरह से कैसे लैंग्वेज आती है न्यूमेरिकल की, और फिर हम उसको असाइनमेंट में करेंगे। बुक्स आप कोई भी प्रेफर कर सकते हैं असाइनमेंट के लिए, सी एल बारबर प्रेफर कर सकते हैं, या फिर बी आर गुप्ता, या फिर जी गुप्ता, जो भी बुक है आपके उसको आप प्रेफर कर सकते हैं। ठीक है, सी एल बारबर में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ज़्यादा अच्छे तरीके से करेंगे। थ्योरी के लिए अगर आपको प्रेफर करना है तो मैंने आपको बताया था जी गुप्ता, पावर सिस्टम में जी गुप्ता प्रेफर कर सकते हैं। नहीं तो अगर न्यूमेरिकल की प्रॉब्लम्स को या फिर नंबर क्वेश्चन अगर हम सॉल्व करने के उस पर देखेंगे तो सी एल बारबर बेस्ट बुक। ओके, तो क्वेश्चन है अ ट्रांसमिशन लाइन कंडक्टर हैविंग अ डायमीटर ऑफ d हमें दे रखा है, यहाँ पे डायमीटर कितना है 19.5
mm, वेट वेट जैसा आपको वेट ऑफ अभी से मैं उसको वेट ही वेट कर ठीक है। वेट कितना दे रखा है आपको, वेट ऑफ कंडक्टर के बाद डब्ल्यू सी दे रखा है आपको, वेट ऑफ कंडक्टर। यहाँ पे ट्रांसमिशन लाइन की बात करें, ठीक है। ट्रांसमिशन लाइन हैविंग अ डायमीटर ऑफ 19.5 mm, weight of the conductor equals to 0.85 kg per meter square. The span length कितना दे रखा आपको, कैपिटल L is 275 meters, 275 meters, ठीक है। विंड प्रेशर दे रखा है, the विंड प्रेशर को हम कैपिटल P से भी डिनोट कर सकते हैं, जो मैंने आपको भी बताया था, ठीक है। कैपिटल P क्या है मेरे पास, 39 kg पर मीटर स्क्वायर, मीटर क्यूब, ठीक है। ऑफ प्रोजेक्ट एरिया विद आइस कोटिंग ऑफ 13 mm, आइस कोटिंग आपको दे रखा है 13 mm। तो आइस कोटिंग यहाँ पे मुझे 13 mm क्या है, रेडियस ऑफ दैट पर्टिकुलर आइस कोटिंग, यानी कि जो आइस है उसकी रेडियस मुझे दे रखा है, कितना है 13 mm। The ultimate strength of the conductor ultimate strength देखा है मुझे, ultimate strength of conductor equals to ultimate strength of conductor है मेरे पास 8000 kg। Calculate the maximum sag if find out क्या करना है, S sag maximum sag सेफ्टी फैक्टर देखना हमें, सेफ्टी फैक्टर इक्वल्स टू 2 एंड आइस वेट हमें देखना है WI इक्वल्स टू 9 kg पर मीटर क्यूब। सारी वैल्यूज दे रखी है, सिंपली हमें क्या करना है, हमारे फॉर्मूले को अप्लाई करना है। देखो मैक्सिमम सैग का फॉर्मूला क्या था, WL² 8 मल्टीप्लाइड बाय dt, WL² इंटू टी। ये हमारे पास क्या था, मैक्सिमम सैग का फॉर्मूला था, ठीक है। हमारे पास अभी हमें क्या क्या अननोन वेरिएबल्स है हमारे पास, एक तो हमें लेंथ दे रखा है, वेट ऑफ द कंडक्टर हमें फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमें W ऑलरेडी हमारे क्वेश्चन में दिया है, विच इज व्हाट 0.85 kg पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट होता है हमें हमारे तरफ का टेंशन की वैल्यू निकालनी, वर्किंग टेंशन का फॉर्मूला क्या होता है, अल्टीमेट डिस्टेंस डिवाइड बाय द सेफ्टी फैक्टर, ठीक है। इसकी वैल्यूज में हमें गिवन है, ठीक है। तो यहाँ से हम टेंशन की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। नेक्स्ट होता है हमें रिजल्टेंट, इसमें जो हमारे पास WR है, ये जो WR है रिजल्टेंट वेट जो होता है उसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। WR जो होता है इसके अंदर आइस कोटिंग का वेट इंक्लूड होता है, प्लस साथ ही साथ विंड का जो वेट है या विंड का जो फोर्स है उसको भी हम इसके अंदर कंक्लूड करते हैं। जो मैंने लास्ट अभी हमने जो भी हमने रिसेंटली फॉर्मूला देखा उसी को हम इसके अंदर अप्लाई करेंगे। क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है, अगर आप अटेम्प्ट करोगे तो इजीली हो सकते हैं, ठीक है। क्योंकि पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन मुझे याद रहता है, इसमें कहीं भी क्वेश्चन घूम नहीं सकता है। सिर्फ आपको ध्यान क्या रखना चाहिए, फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, जितने ही फॉर्मूले हमने पढ़े हैं उनको आपको ध्यान होना चाहिए। न्यूमेरिकल्स के बहुत ईजी आते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमारा आज क्लास में सैग और टेंशन का पूरा चैप्टर मेरी तरफ से कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। बाकी इसके रिगार्डिंग और भी कोई प्रॉब्लम्स हो, क्योंकि हमने डेरिवेशन परफॉर्म कर लिया है, जो कि बेसिक मेन कंसर्न था इस टॉपिक का कि हमें सैग और टेंशन का कैलकुलेशन करना आना चाहिए, ठीक है। हमने कैटेगरी मेथड यूज़ करके उसको अप्लाई किया। एक इसमें एक टॉपिक और होता है स्टिंगिंग चार्ट का, ठीक है। स्टिंगिंग चार्ट बेसिकली एक स्टिंगिंग चार्ट क्या होता है, टेम्परेचर का सैग के साथ क्या रिलेशन है उसको शो करता है, ठीक है। एक टेम्परेचर और सैग का रिलेशन हम अपनी फर्स्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि टेंशन और सैग टेम्परेचर से किस तरह से इफेक्टेड होते हैं या उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है उनका, ठीक है। तो मैंने बताया था टेम्परेचर अगर हाई है तो सैग की वैल्यू आपकी लो होती है, या टेम्परेचर की वैल्यू लो है तो सैग आपका ऑटोमेटिकली हाई होता है, ठीक है। विंटर एंड समर सीजन के अकॉर्डिंग हमने इसको स्टडी किया था।
ठीक है। सो स्ट्रिंगिंग चार्ट एक बहुत छोटा सा टॉपिक है, इसके अंदर और एक नेक्स्ट इसमें होता है सेग टेम्पलेट। ठीक है, स्ट्रिंगिंग चार्ट बेसिकली हमें रिलेशन शो करता है कि एक ग्राफ होता है बेसिकली जो कि शो करता है रिलेशन बिटवीन दी टेम्परेचर एंड दी सेग। ओके, सो आज हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं विच इज मेजर पावर लॉस या मेजर लॉस इन दी पावर सिस्टम एंड दैट इज व्हाट, दैट इज कोरोना, जिसके बारे में थोड़ा सा मैंने आपको पहले ये लेक्चर्स में भी कोरोना लॉस के बारे में मैंने थोड़ा सा मैंने आपको इंट्रो दिया था कि होता क्या है। ठीक है, अब हम इसको बीच में पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि ये टॉपिक पावर सिस्टम के लिए इम्पोर्टेंट है। अब जो आगे नेक्स्ट टॉपिक आएंगे वो ज़्यादातर जितने भी टॉपिक्स अब रिमेनिंग हैं, बेसिक ऑफ द ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन में हमने जब स्टडी किया था तो हमने ओवरऑल पहले तो पावर सिस्टम पढ़ा था, पावर सिस्टम की सिंगल यूनिट हमने सिंगल लाइन डायग्राम हमने स्टडी किया था, फिर किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है, मेजर कंपोनेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में स्टडी किया था। नेक्स्ट हमने एक कंपैरिजन किया था कि हाउ पोस्ट कैन बी अफेक्टेड ओके बाय यूजिंग अ हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन सिस्टम। ओके, सो हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन के क्या एडवांटेजेस होते हैं, क्यों हम एसी को ही प्रेफर करते हैं, ये सब चीज़ें हमने बिल्कुल बेसिक क्लास में स्टडी कर लिया। उसके बाद हम थोड़ा एडवांस टॉपिक पे लेके चले तो हमारे पास सैग और टेंशन एक नया कैलकुलेशन वाला पार्ट था जो हम कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट जो कोरोना है ये आपका थ्योरी प्लस थोड़ा सा उसमें डेरिवेशन है, कुछ फॉर्मूलेज हैं, बिकॉज कोरोना जो फिनोमिना होता है पावर सिस्टम में वो हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, उसका कोई वैल्यू प्रिसाइज एकदम बोल सकते हैं प्रिसाइज कोई फॉर्मूला इसका नहीं होता है। कुछ फॉर्मूले जो इन्वेंट हुए हैं वो इम्पेरिकल फॉर्मूले हैं, यानी कि बेसिकली इम्पेरिकल फॉर्मूले से मतलब ये है कि कुछ वैल्यूज़ हमने असाइन करी उसमें, कुछ वैल्यूज़ हमने डाली और हमें एक रिजल्ट मिला। ओके, हम नई वैल्यूज़ डालते गए, हमने कोई और नया वैल्यू डाला, उसके बाद हमें दूसरा रिजल्ट मिला, तो इस तरह से रिजल्ट हमें एक्चुअली में मिलता चला गया। तो हम बोल सकते हैं कि एक इम्पेरिकल फॉर्मूला कोरोना में हम यूज़ करते हैं कि हम कैलकुलेट कैसे करेंगे एक वोल्टेज की वैल्यू को कैसे कैलकुलेट करेंगे। बाकी ये कि बिल्कुल एक नेचुरल फिनोमिना है, क्योंकि अगर हमने हाई वोल्टेज की सप्लाई को प्रेफर किया है, हाई वोल्टेज का ट्रांसमिशन हमने प्रेफर किया है, तो उसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक हमने फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि आपको कोरोना पावर लॉस देखने को मिलता है। ठीक है, इसीलिए आप जितने भी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होते हैं उनमें हम हाई वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन क्यों प्रेफर करते हैं, उसका अलग बेनिफिट होता है। बट डीसी के केस में हमने बोला था हाई वोल्टेज डीसी को हम प्रेफर करते हैं एज ए डिस्ट्रीब्यूशन पार्ट के लिए। वो क्यों करते हैं, क्योंकि डीसी में अभी हम आगे देखेंगे कि किस तरह से ये लॉस फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी का फिनोमिना जो होता है वो डीसी में बिल्कुल ही नेगलिफाई होता है, दैट्स वाई वहाँ पे हमें कोई कोरोना लॉस देखने को नहीं मिलता, दैट्स वाई हमें कोई स्किन इफेक्ट देखने को नहीं मिलता। ठीक है, तो बेसिकली ये कोरोना फिनोमिना या कोरोना लॉस जो होता है वो बेसिकली एक एटमॉस्फेरिक कंडीशन पे आपके डिपेंड करता है। ठीक है, क्योंकि जितना भी सिस्टम है, जितना भी पावर सिस्टम है वो आपके आउटडोर में ही इरेक्ट होता है, आउटडोर में ही इंस्टॉल होता है। सो स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक। सो बेसिकली मैंने आपको लास्ट से फर्स्ट जब लेक्चर्स हमने स्टडी किए थे तो उसमें मैंने कहीं ना कहीं इस लॉस के बारे में आपको बताया था। बेसिकली क्या होता है, एक सेल्फ डिस्ट्रक्टिव नेचर का डिस्चार्ज होता है या एक सेल्फ डिस्चार्ज होता है। ठीक है, बेसिकली सेल्फ डिस्चार्ज बेसिकली इसमें किसी भी एक्सटर्नल सोर्स के थ्रू ये डिस्चार्ज क्रिएट नहीं होता है, ये फिनोमिना किसी एक्सटर्नल सोर्स के थ्रू क्रिएट नहीं होता है, ये सेल्फ डेवलपिंग नेचर का होता है। मतलब कि हम हाई वोल्टेज सप्लाई का इरेक्शन हम कर चुके हैं, हाई वोल्टेज सिस्टम हम इरेक्ट कर चुके हैं, बट ड्यू टू दी एटमॉस्फेरिक कंडीशन, ड्यू टू दी कंडक्टर का जो भी हमने स्ट्रक्चर लिया है, कंडक्टर का जो भी स्पेसिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग प्लस सप्लाई फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग ये लॉस क्या करता है, इंड्यूस हो जाता है, ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाता है। ठीक है, सो जैसे कि अगर मैं बात करूँ, सपोज कीजिए दो कंडक्टर्स हैं, इस तरह से मैंने 3 कंडक्टर्स ले सकते हैं क्योंकि हम 3 फेज सप्लाई की बात करते हैं। तो ठीक है, कन्फिग्रेशन का फॉर्मेट किस अरेंजमेंट में होता है, या तो 3 फेज 4 वायर लाइन होती है या 3 फेज 3 वायर लाइन होती है। ठीक है, सो हाँ, तो मैंने आपको बताया कि कोरोना का या हम कोरोना को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। ठीक है, ये भी चीज़ हमने पहले बताया था, कोरोना को आइडेंटिफाई करने का क्या तरीका है। उसको आइडेंटिफाई करने के 3 ही सिम्टम्स होते हैं जो आपको बताते हैं कि कोरोना लॉस कैसे डिफाइन किया जा सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हिसिंग नॉइज, हिसिंग नॉइज होता है।
क्रॉस करते हैं किसी भी सबस्टेशन की जब हम विजिट करते हैं, अगर मान के चलिए 132 kV का कोई फीचर है या 230 kV का कोई फीचर होता है, तो उसके अंदर क्या होता है, हिसिंग नॉइस एक तो आपको देखने को मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट होता है एक स्पार्किंग, जिसको हम बोलते हैं वॉयलेट ग्लो, फ्लैश ओवर, ये एक अपीयरेंस का आता है। थर्ड होता है वॉयलेट ग्लो फ्लैश ओवर, थर्ड होता है एक स्मेल, हमें फील होती है, हमें स्मेल जो होती है वो हमें देखने को मिलती है। तो जिस तरह की गंध हमें वहाँ पे आ रही थी, तो उसका क्या इंडिकेशन होता है कि वहाँ पे ओजोन गैस की रिलीज होती है, ठीक है, ओजोन गैस प्रोडक्शन। ये तीन मेजर इंडिकेशंस होते हैं किसी भी हाई वोल्टेज लाइन में कि वहाँ पे कोरोना लॉस डेवलप हो चुका है, यहाँ पे कोरोना लॉस अपीयरेंस है। कौन कौन से फिनोमिनास होते हैं जो हमें अपीयर होते हैं? पहला होता है हिसिंग नॉइस, सेकंड होता है आपका वॉयलेट ग्लो फ्लैश ओवर या किसी भी तरह का वॉयलेट कलर का स्पार्किंग अगर वहाँ पे डेवलप हो रही है, दैट मीन्स वहाँ पे कोरोना लॉस है। थर्ड होता है ओजोन गैस का प्रोटेक्शन। अब उस ओजोन गैस का प्रोटेक्शन को हम कैसे डिटेक्ट करेंगे? तो उसके लिए क्या होता है, हमें गंध या फिर स्मेल जो होती है वो फील होती है, ठीक है। तो उस तरह से ये तीन मेजर बोल सकते हैं इसको फैक्टर्स होते हैं जो कि हमें बताते हैं कि यहाँ पे कोरोना लॉस जो है फिनोमेना अकर हो चुका है, या अकरेंस को शो करने का ये तीन आपको फैक्टर्स या इफेक्ट देखने को मिलते हैं, ठीक है। सो ये डेवलप कैसे होता है? डेवलप इस तरह से होता है कि एयर जैसे हम नॉर्मली बात करते हैं एयर की, तो एयर क्या होता है, हम अब तक मान के चलें कि एक इंसुलेटर होता है, ठीक है, बट इट इज़ नॉट अ परफेक्ट इंसुलेटर। जो भी एयर है, क्योंकि जितना भी सिस्टम है वो मैंने पहले बताया था आउटडोर में ये इरेक्ट होता है, आउटडोर में स्टोर होता है। तो बेसिकली जो भी वायर्स हैं, जो भी टाइम कंडक्टर्स हैं, वो पोल टू पोल जब माउंट है या पोल टू पोल स्टंग है, तो उनके बीच में क्या मीडियम हमें देखने को मिलता है, वो है एयर, ओके। सो इस एयर में क्या होता है, हम बोलते हैं कि इट इज़ नॉट अ परफेक्ट इंसुलेटर। हम बोलते हैं कि एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम है या एक इंसुलेटर की तरह रिएक्ट करता है। बेसिकली जितने भी इंसुलेटर्स होते हैं, जितने भी इंसुलेटर मटेरियल्स होते हैं, इंसुलेटिंग मटेरियल्स होते हैं, वो बेसिकली डाइलेक्ट्रिक होते हैं, ठीक है। बट डाइलेक्ट्रिक मीडियम परफेक्टली इट इज नॉट अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम और परफेक्टली इट इज नॉट अ इंसुलेटिंग मीडियम। सो एयर जो होता है कि क्या होता है, परफेक्टली कोई भी इंसुलेटर की तरह बिहेव नहीं कर सकता। इसमें कोई ना कोई छोटे मतलब चार्ज पार्टिकल्स वहाँ पे अवेलेबल होते हैं, ठीक है। देखो इंसुलेटर क्या होता है, जहाँ पे कोई किसी भी तरह की कोई कंडक्टिविटी नहीं होती है, किसी भी तरह का कोई चार्ज पार्टिकल वहाँ पे मौजूद ना हो। बट एयर क्या होता है, एयर में फिर भी इट इज़ नॉट अ परफेक्ट इंसुलेटर और अ परफेक्ट डाइलेक्ट्रिक मीडियम। इसमें कोई ना कोई जो है आपको चार्ज पार्टिकल जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। अब ये चार्ज पार्टिकल्स जो होते हैं वो रैंडमली जो होते हैं बोल सकते हैं इमोबाइल नेचर के होते हैं, यानी कि मूवेबल नहीं होते हैं। दैट मीन्स उनको मूवेबल हम नहीं करा सकते, ठीक है। तो रैंडमली बोल सकते हैं कि उसकी वेलोसिटी बहुत कम है, तो दैट मीन्स वहाँ पे उनकी अपीयरेंस है, वहाँ पे वो अकर तो है, दैट मीन्स वहाँ पे चार्जिंग पार्टिकल्स होते हैं और जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं या कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पे मौजूद हैं, बट वो क्या है, इमोबाइल नेचर के, यानी कि वो स्टिक हैं एक पोजीशन पे, दे आर नॉट मूविंग, ओके। जब तक आप कोई एक्सटर्नल सोर्स उसको नहीं दोगे, जब तक उसका पोटेंशियल बिल्डअप नहीं करोगे, तब तक वो मूव नहीं करेंगे। सो फर्स्ट तो ये होता है कि जो भी एयर है, अगर हम इसकी स्टोरी स्टार्ट करते हैं कोरोना की, तो वो एयर से होता है, क्योंकि जो हमारे थ्री फेज लाइन्स होती हैं, जो हाई वोल्टेज लाइन्स होती हैं, वो जितने कौन से एटमॉस्फेयर में है, वो उसके सराउंडिंग कौन सा मीडियम जो है वो अवेलेबल है, वो होता है आपका एयर। सो एयर क्या होता है, इट इज नॉट अ परफेक्ट इंसुलेटर और अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम। देयर विल बी सम काइंड ऑफ चार्जिंग पार्टिकल्स प्रेजेंट, ठीक है, कुछ चार्जिंग पार्टिकल्स या कुछ चार्ज आयंस या फिर कुछ इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पे मौजूद होते हैं, ठीक है। सबसे पहले कंडीशंस क्या होती है कि कोरोना कहाँ पे अवेलेबल होता है। पहले तो ये होता है कि कोरोना हमेशा 220 kV या उससे बियॉन्ड की कोई सप्लाई होगी, तो वहाँ पे इसका अपीयरेंस होता है। यह फिनोमेना कहाँ पे देखने को मिलता है, सप्लाई अगर है हमारे पास 220 एंड अबव, 220 एंड अबव सप्लाई या हाई वोल्टेज सिस्टम में ये अपीयर होता है, हाई वोल्टेज सिस्टम। नेक्स्ट होता है अगर पोटेंशियल ग्रेडियंट, दैट मीन्स देखो थ्री फेज अगर टू कंडक्टर्स लो या थ्री कंडक्टर्स लो, जितने भी कंडक्टर्स होंगे उनके बीच में क्या होता है, एक बेसिकली एयर है, तो
बिहेव करते हैं, ठीक है। यही चीज़ हमने जब हम कैपेसिटी स्टडी करेंगे, रेजिस्टेंस का कैलकुलेशन करेंगे या इंडक्टेंस का कैलकुलेशन करेंगे तो उसमें भी हम ये चीज़ देखते हैं। सो इसमें क्या होता है कि जब ये कंडक्टर्स होते हैं ना, तो इनमें क्या होता है, कोई ना कोई पोटेंशियल डिफरेंस, देयर विल बी अ पोटेंशियल डिफरेंस, ओके। इन जितने भी कंडक्टर्स होंगे उनके बीच में क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस हमें देखने को मिलता है, ठीक है। इसी को हम पोटेंशियल ग्रेडियंट भी बोल सकते हैं, इसी को हम वोल्टेज डिफरेंस भी बोल सकते हैं, ठीक है। टर्मिनोलॉजीज कुछ भी हम बोल सकते हैं, बट पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे या वोल्टेज ग्रेडियंट बोलते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं। अगर ये पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू जो है 30 केवी पर सेंटीमीटर से बियॉन्ड चली जाती है, या बोल सकते हैं दिस इज द क्रिटिकल वैल्यू ऑफ द पोटेंशियल ग्रेडियंट। अगर ये वैल्यू पोटेंशियल ग्रेडियंट जो हमारे पास 30 केवी पर सेंटीमीटर है उससे बियॉन्ड चला जाता है या उससे इंक्रीज हो जाता है, तो देयर विल बी अ कंडीशन ऑफ ब्रेक डाउन, ठीक है। वहाँ पे ब्रेक डाउन की कंडीशन अपीयर हो जाती है। अब वो कैसे होता है, दो फैक्टर्स हमेशा मेजरली जो कोरोना फिनोमेना को अकरेंस के लिए काम आते हैं या उसके लिए बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल है। तो फर्स्ट क्या होना चाहिए, 220 केवी से बियॉन्ड सप्लाई होना चाहिए, ठीक है, यानी कि हाई वोल्टेज सप्लाई होना चाहिए। सेकंड क्या होता है, वहाँ पे जो भी आपका पोटेंशियल ग्रेडियंट होगा बिटवीन दी कंडक्टर्स वो हमेशा क्या होना चाहिए, 30 केवी से बियॉन्ड होना चाहिए, 30 केवी पर सेंटीमीटर से बियॉन्ड होना चाहिए, या उससे ज़्यादा की कोई वैल्यू होनी चाहिए, 40 45, ठीक है। तब क्या होगा, वहाँ पे आपको हिसिंग साउंड सुनाई देगा, बॉयलर जो फ्लैश ओवर देखेगा, या फिर ओजोन गैस का प्रोटेक्शन वहाँ पे होता है, ठीक है। ये किसको इंडिकेट करते हैं, कोरोना लॉस को इंडिकेट करते हैं, ठीक है। तो ये दोनों कंडीशन जब फुलफिल होती हैं, ये दोनों रिक्वायरमेंट जब फुलफिल होंगी, तभी क्या होगा, कोरोना फिनोमेना जो होता है वो अकर होता है या उसके अकरेंस होती है, ठीक है। सो एयर में क्या होता है, जब ये पार्टिकल्स बेसिकली क्या होगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट जब डेवलप होगा या उसकी वैल्यू 30 केवी पर सेंटीमीटर स्क्वायर से ज़्यादा चली जाती है, तो उस केस में क्या होता है, जो आपका एयर के डिस्चार्जिंग पार्टिकल्स हैं, भले ही वो कम हो, दैट मीन्स वो इमोबाइल नेचर के हैं, दे आर नॉट मूविंग, दे आर स्टिक टू दी वन पोजिशन, ओके। जब तक हम उसको कोई एक्सटर्नल सप्लाई नहीं देते हैं या जब तक वो पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू 30 केवी पर सेंटीमीटर से बियॉन्ड नहीं चली जाती, तब तक वो अपनी एक पोजीशन पे स्टिक रहते हैं, यानी कि उनकी काइनेटिक एनर्जी या उनको वेलोसिटी नहीं मिल पाती है, ठीक है। उनकी वेलोसिटी कम है, दैट्स व्हाई दे आर इमोबाइल ना। अगर उनकी आयंस और जो भी जब भी जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं या जो भी हमारे पास आयंस हैं या इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, वो लो वेलोसिटी में है, वो पार्टिकल्स लो वेलोसिटी को सस्टेन कर रहे हैं, जब तक पोटेंशियल ग्रेडियंट 30 केवी से अबव नहीं जाएगा तब तक उनका जो है वेलोसिटी इंक्रीज नहीं होगी, ठीक है। जैसे ही हमारे पास एक क्रिटिकल वैल्यू जो मैंने बोला 30 केवी पर सेंटीमीटर से बियॉन्ड चला जाएगा आपका पोटेंशियल ग्रेडियंट, या बोल सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस जो कि इनके बीच में होता है, इन दो कंडक्टर्स के बीच में, तो उससे क्या होगा, जो भी आपके पार्टिकल्स होंगे, जितने भी चार्ज पार्टिकल्स होंगे, तो ठीक है, 30 केवी पर सेंटीमीटर, दिस इज दी critical value of potential gradient, okay। So beyond this value, charged particles present in the air get high velocity and start accelerating or start moving, ठीक है। अब इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है कि किस डायरेक्शन में होगा, फॉरवर्ड बैकवर्ड, दे आर रैंडम डायरेक्शन में क्या हो जाएंगे, एक्सीलरेट करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और फिर जब ये एक्सीलरेट करना स्टार्ट करेंगे तो ये जितने भी चार्ज पार्टिकल्स हैं, जब भी ये किसी न्यूट्रल मॉलिक्यूल से, तो उस मॉलिक्यूल से जब ये कोलाइड करेंगे या उससे टकराएंगे, तो दे विल जनरेट अ एंड देन गेट्स कोलाइड विद मॉलिक्यूल and generate or produce electrons and ions, which is a negative charge,
plus positive ions. And this process going on further. They are going on continuously. Going on continuously. So air is not a perfect insulator. 30 के अब इसका भी एक जैसे ये भी क्वेश्चन आता है कि ये पोटेंशियल ग्रेडियंट जो है क्रिटिकल से कब अबव जाएगा, ये 30 kV पर सेंटीमीटर से वैल्यू इसकी कैसे एक्सेप्ट करेंगे, उसकी भी कंडीशन होती है। अगर जो मेरे पास कंडक्टर है उसका डायमीटर जो है, ठीक है, इनका एक पर्टिकुलर डायमीटर होगा, जितने भी कंडक्टर होंगे सपोज करो इनका डायमीटर जो है स्मॉल डी है, ठीक है, स्मॉल डी का डायमीटर होगा। अब ये जो डायमीटर है अगर इनके बीच की स्पेसिंग से क्या है ज़्यादा है, ठीक है, या सॉरी ये बोलो कि इनकी स्पेसिंग जो है इनके डायमीटर से ज़्यादा होगी, बिटवीन कंडक्टर जो है स्पेसिंग उनके डायमीटर से ज़्यादा होती है, तो क्या होता है इनका जो पोटेंशियल ग्रेडियंट होगा वो क्या होगा 30 kV पर सेंटीमीटर से अबव चले जाएगा, ठीक है। अगर हमारे पास इनकी स्पेसिंग मतलब कि ये जो स्पेसिंग की किसी बात को कंडक्टर टू कंडक्टर जो स्पेसिंग है अगर इनके डायमीटर से ज़्यादा है, मान के चलिए कि यहाँ पे ये जो इसकी वैल्यू हो जाएगी मेरे पास 2, ठीक है, अगर d is the diameter of the one conductor and the spacing between them is 2 times of that particular diameter, उस केस में क्या होगा 30 kV पर सेंटीमीटर से जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है वो क्या हो जाएगा इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। अगर लेंथ ज़्यादा नहीं है, स्पेसिंग ज़्यादा नहीं है तो कोरोना का अकरेंस नहीं होता है, ठीक है, बट अगर लेंथ स्पेसिंग ज़्यादा है, डिस्टेंस ज़्यादा है कंडक्टर टू कंडक्टर की, तभी पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है वो 30 kV पर सेंटीमीटर से इंक्रीज करता है या फिर उससे बियॉन्ड चला जाता है। सो कोलाइड हो गया, देन उसके बाद हमारे पास इस तरह का एक प्रोडक्शन हुआ इलेक्ट्रॉन्स और आयंस का, ठीक है। तो इस तरह से अगर ये प्रोसेस कंटिन्यूसली इसी तरह से फर्दर अगर इसी तरह से प्रोसेस कंटिन्यूस रहता है तो फिर क्या होगा यहाँ पे ब्रेकडाउन अगर हो जाएगा, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन, ठीक है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। सो ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन यू कैन से बी एक फ्लैश ओवर अगर होता है या स्पार्किंग अगर होता है, प्रोडक्शन ऑफ फ्लैश ओवर एंड स्पार्किंग विल बी देयर, प्रोडक्शन ऑफ स्पार्किंग एंड फ्लैश ओवर विल बी देयर। सो ये सब कोरोना फिनोमिना के अकरेंस के फैक्टर्स हैं, ठीक है। जो भी फिनोमिना है कोरोना का या कोरोना फिनोमिना हमेशा एसी के लिए एप्लीकेबल होता है, डीसी में कभी भी एप्लीकेबल नहीं होता है, ठीक है। कोरोना लॉस को हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, हम उसको रिड्यूस कर सकते हैं बाय यूजिंग अ लार्जर डायमीटर ऑफ द कंडक्टर, या कंडक्टर का डायमीटर अगर हम ज़्यादा रखेंगे, ठीक है, क्योंकि डायमीटर कम था इसीलिए क्या था यहाँ पे कोरोना डेवलप हो रहा था, कोरोना फिनोमिना था, क्योंकि हमारे पास जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है वो 30 kV पर सेंटीमीटर से अबव चला गया। सो इस तरह से ये सारी चीज़ें होती हैं इसमें, ठीक है। तो मेजरली जो इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं ड्यू टू दी कोरोना, एक तो होता है स्पार्किंग, वी कैन से वॉयलेंस ऑफ फ्लैश ओवर, हिसिंग नॉइज, और सेकंड होता है ओजोन गैस का प्रोडक्शन, ठीक है। सो इसकी जो थ्योरी है वो मैं आपको PDF में सेंड कर दूँगी, ठीक है, जो भी रिटन नोट्स हैं उसके इस कोरोना से रिलेटेड वो मैं आपको सब प्रोवाइड करा दूँगी गूगल क्लासरूम पे। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो होता है फैक्टर्स अफेक्टिंग दी कोरोना, या फिर कोरोना से कौन कौन से फैक्टर्स पे कोरोना आपका रिले करता है या उसके ऊपर रिलाय करता है। तो फर्स्ट होता है एटमोसफियर अगर आपका स्टॉर्मी वेदर है, नॉर्मल कंडीशन में, नॉर्मल टेम्परेचर में, वी कांट से कोरोना अपीयर होता है, कोरोना फिनोमिना का अकरेंस होता है। लेकिन जब भी स्टॉर्मी या थंडर स्टॉर्म का अगर एटमोसफियर है तो उस केस में कोरोना के चांसेस ज़्यादा होते हैं अकरेंस के। नेक्स्ट होता है कंडक्टर की डायमीटर, अगर डायमीटर कंडक्टर का कम होता है, इसका रेमेडीज ये होता है कि कंडक्टर डायमीटर अगर हम इंक्रीज करते हैं तो ऑटोमेटिकली कोरोना लॉस विल बी डिक्रीजिंग, स्टार्टेड डिक्रीजिंग। सो डायमीटर बढ़ाने के लिए या तो हम क्या करेंगे, कोई एक सॉलिड कंडक्टर यूज करेंगे विद अ लार्जर डायमीटर, या फिर हम कंडक्टर्स की बंडलिंग करना स्टार्ट करेंगे, जिसको हम बोलते हैं बंडल कंडक्टर्स, ठीक है। तो उससे भी क्या होगा, ओवरऑल जो डायमीटर ऑफ द कंडक्टर होगा बाय यूजिंग द बंडलिंग ऑफ द कंडक्टर्स, हम कह सकते हैं डायमीटर ऑफ द ओवरऑल कंडक्टर विल बी इंक्रीजिंग।
या तो हम एक सभी कंडक्टर यूज कर सकते हैं विद हैविंग अ लार्जर डायमीटर्स, या फिर हम बंडलिंग ऑफ द कंडक्टर करेंगे तो भी उससे हमारा कोरोना लॉस डिक्रीज होगा। नेक्स्ट होता है कंडक्टर के बाद लाइन वोल्टेज। ऑब्वियसली लाइन वोल्टेज मेजर फैक्टर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कोरोना। तो अगर 220 kVA या उससे बियॉन्ड की सप्लाई है तो ऑटोमेटिकली वी हैव टू नो दिस कि वहाँ पे कोरोना फिनोमेना आता है। और फोर्थ और लास्ट जो होता है वो है हमारे पास लाइन स्पेसिंग, ठीक है, स्पेसिंग बिटवीन दी कंडक्टर। ओके, स्पेसिंग बिटवीन दी कंडक्टर, अगर हम इसको बढ़ाते हैं स्पेसिंग बिटवीन कंडक्टर, अब वो कैसे कोरोना उसको रिड्यूस करता है वो हम नेक्स्ट के लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। और दूसरी दो टर्मिनोलॉजीज हैं जिसमें कि एक तो होता है जिसमें कि हमें इनिशियलाइज होता है। इनिशियलाइजिंग फेज क्या होता है कोरोना का, जब हमें हिसिंग नॉइज सुनाई देता है, ठीक है। सेकंड होता है जब हमें वॉयलेट ग्लो फ्लैश ओवर देखने लगे, तो दैट मीन्स आपका कोरोना पूरी तरह से अकम्प्लिश हो चुका है, स्टेबलाइज हो चुका है, ठीक है। इनिशियलाइजेशन ऑफ द कोरोना होता है नॉइज का या नॉइज सुनाई देना, और वाइट ग्लो फ्लैश ओवर जब अपीयर हो जाएगा दैट मीन्स आपका पूरी तरीके से कोरोना स्टेबलाइज हो चुका है। अब वो उसकी लास्ट स्टेज चल रही है कोरोना की, ठीक है। सो हमें उसके लिए तो इस तरह से रेमेडीज ये होती है इसकी, या इसको हटाने का, इसको ओवरकम करने का तरीका ये है कि हम बंडलिंग ऑफ दी कंडक्टर अब हमारी नई टेक्नोलॉजी हम उसको यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये तो कोरोना का बेसिक था, इंट्रोडक्शन था जो मैंने आज क्लास में समझाने की कोशिश करी है। हम इसके नेक्स्ट लेक्चर में जो होगा हम इसके जो भी दो टर्म होते हैं, एक होता है क्रिटिकल डिस्ट्रक्टिव वोल्टेज और नेक्स्ट होता है विजुअल क्रिटिकल वोल्टेज, ठीक है। क्रिटिकल डिस्ट्रक्टिव वोल्टेज जिसको अपन VD बोलते हैं, ठीक है, क्रिटिकल डिस्ट्रक्टिव वोल्टेज। और सेकंड होता है विजुअल क्रिटिकल वोल्टेज, विजुअल यानी कि जहाँ से हमें वो विजुअलाइज होना स्टार्ट करता है ना कोरोना, उसको बोलते हैं विजुअल क्रिटिकल वोल्टेज, विजुअल क्रिटिकल वोल्टेज, V सफिक्स में V, ओके। V is the critical destructive and V is the critical विजुअल क्रिटिकल वोल्टेज। तो इस तरह से इनके कुछ एम्पेरिकल फॉर्मूले हैं जो कि हमें एक रिजल्ट कंक्लूड करते हैं कि कोरोना इस वैल्यू पे इनिशियलाइज होगा या इस वोल्टेज पे वो, यानी कि ये जो वैल्यूज है वो पर फेज में, ठीक है। तो जो भी वैल्यूज होंगी वो हमें ये सिंबलाइज करेंगे या ये डिनोट कराती है कि इस वोल्टेज पे हमें हिसिंग साउंड सुनाई देता है या इस वोल्टेज पे हमें एक वॉयलेट ग्लो फ्लैश ओवर अपीयर होता है, ठीक है। क्योंकि ये तीनों ही क्या होते हैं, हमें ये इंडिकेट करते हैं कि अपीयरेंस ऑफ द कोरोना है, ठीक है। सो इस तरह से बाकी इसमें इन दो फैक्टर्स के बाद हम एडवांटेज और कोरोना एक दूसरा टर्मिनोलॉजी होती है इसके अंदर कोरोना लॉस, जिस पे भी बहुत सारे क्वेश्चंस पुट अप होते हैं कोरोना लॉस पे, ठीक है। और जो इसका एक फॉर्मूला थोड़ा सा लेंथी फॉर्मूला निकल के आता है, उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली आप देखेंगे कि कोरोना लॉस भी किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करा होता है, ठीक है। तो ये तीन मेजर टर्म्स होती है रिलेटेड टू द कोरोना फिनोमेना। दैट फर्स्ट वन इज द कोरोना क्रिटिकल डिस्ट्रक्टिव वोल्टेज, सेकंड वन इज द क्रिटिकल विजुअल क्रिटिकल वोल्टेज एंड थर्ड वन इज द कोरोना लॉस। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम इस चीज़ को देखेंगे। थैंक यू।